हेलो गाइस, फिर हम आए हैं एक दूसरे केस के साथ। राजस्थान में दो सगे भाइयों ने एक मासूम बच्ची का गैंग रेप किया तो उसे फिर जिंदा भट्टी में जला दिया। कितनी हैरान करने वाली बात है। फिर जिंदा जला दिया तो घर वाले बहुत परेशान हैं। तो उसी आज हम केस के बारे में हम आपको बात करते हैं, क्या मैटर है कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। जो हमारा चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शाम के करीब 4 बजे से लेकर रात के 12:30 बज जाते हैं। एक माँ अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। तलाशते वो गांव से लेकर जंगल से खेतों पर हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने अपनी बेटी को तलाश नहीं किया। आखिरकार रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और बेटी की चप्पल मिल जाती है। यही चप्पल मिलती है, माँ देखती है कि एक चप्पल तो मिल गई लेकिन बेटी कहीं आसपास ही होगी। तभी माँ की नज़र पड़ती है 5 भट्टियों पर। जो कोयले की 5 भट्टियाँ थीं उनमें से एक भट्टी तो जल रही थी, बाकी 4 भट्टी ऐसी थीं जो नहीं जल रही थी। माँ ने जाकर उसे करीब से देखा, क्योंकि वो जो तारीख थी, वो जो दिन थे, वो जो महीने थे, उस वक्त वो भट्टी जलती नहीं थी। अचानक से इस तरह की भट्टी जलना, जब भट्टी के पास जाती है तो भट्टी से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। और माँ ने जैसे इस भट्टी को देखा उसके बाद फिर एक बांस लिया और बांस लेने के बाद उस भट्टी को खोलने की कोशिश की तो देखते क्या है, एक चीज़ चमक रही थी। और जैसे ही उस चमकती हुई चीज़ को उस बांस से निकाला तो पता चलता है कि एक कड़ा था, वो भी चांदी का। चांदी के कड़े को देखने के बाद उस लड़की के सगे चचेरे भाई ने जब देखा, उसने कहा कि चाची, ये तो कड़ा मैंने ही दिया था, ये तो मेरी बहन का कड़ा है। बस इतना था। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से भट्टी में उसी बांस को डाला और उससे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे तो एक हाथ निकलता है जो कि काफ़ी मात्रा में जल चुका था। माँ ने बस आप देखा ना ताप देखा। उसने कहा कि ये मेरी ही बेटी का हाथ है। और उस हाथ को लेकर दौड़ते हुए वो गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और प्रधान जी से कहती है कि पुलिस तो मेरी सुन नहीं रही, आप ही जाकर पुलिस से कुछ बात करो, मेरी बेटी के लिए इंसाफ करो। इसके बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंचता है और ये कहानी राजस्थान की सबसे चर्चित कहानियों में से एक हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार को घेर लेते हैं। और तब कहीं जाकर जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का ही एक थाना लगता है कोटड़ी। दरअसल कोटड़ी थाना क्षेत्र का एक गांव है नरसिंहपुरा। यहाँ का रहने वाला एक किसान, उसकी एक बेटी है 17 साल की। किसान अपनी बेटी से 2 अगस्त 2023 की सुबह बोलता है कि बेटा, मुझे किसी रिश्तेदारी में जाना है, मैं चाहता हूँ कि आज बकरियों को चराने के लिए तुम लेके चले जाओ, क्योंकि बकरियाँ अगर घर पर रहेंगी तो भूखी रहेंगी, परेशान होंगी, इसलिए मैं लौट कर वापस आ जाऊँगा। सिर्फ एक दिन की बात है। जैसे ही उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने कहा कि पापा क्यों परेशान होते हो, मैं चली जाऊँगी। सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त था। 2 अगस्त की वो तारीख थी, साल था 2023। उस लड़की ने सारी बकरियों को ले जाने के बाद जंगल में जाती है, उन्हें चराने लगती है और उस धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दोपहर के जैसे ही 3 बजते हैं, बकरियां तो आ जाती हैं लेकिन बेटी वापस लौट कर नहीं आती। माँ ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे करके आगे वक्त बढ़ रहा था। 4 बज जाते हैं। जैसे 4 बजते हैं, माँ ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बेटी का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो पड़ोस में जाती है, पड़ोस में पूछती है कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है। दरअसल बेटी का नाम हम काल्पनिक रख लेते हैं, नेहा नाम रख लेते हैं। नेहा को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ना आसपास में थी, ना जहां जहां भी वो उठती थी बैठती थी। परिवार के सदस्यों से पूछा लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। माँ ने अपने भतीजे को साथ लिया और साथ लेने के बाद जहां जहां बकरियां चढ़ती हैं उस इलाके में जाते हैं और बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 से 5 बज जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं, इस तरह से रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद फिर कोटड़ी थाने में जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी आज सुबह बकरी चराने के लिए गई थी, बकरियां तो वापस लौट कर आ जाती हैं लेकिन बेटी वापस लौट कर नहीं आई है, हमारी मदद कर दीजिए। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार उसकी उम्र कितनी है, कि क्या हुलिया है, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो वो कहती है उसकी माँ, मेरी बेटी की उम्र 17 साल के आसपास है और लंबाई उसकी लगभग 5.5 फुट के आसपास है, एकदम हीरोइन की जैसी दिखने में लगती है। आप साहब FIR दर्ज कर लीजिए, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए। माँ रो रही थी क्योंकि माँ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत में है, परेशानी में है। आज से पहले वो कभी इस तरह से घर से निकली ही नहीं है, कुछ तो हुआ है। पुलिस वालों ने कहा कि कुछ है उसकी पहचान पत्र वगैरह, तब माँ उसका आधार कार्ड देती है। लेकिन पुलिस वालों को FIR लिखनी ही नहीं थी, इसलिए वो बहाने करने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास
कोई मार्कशीट हो या टीसी हो तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। रात के 9 बजे थे और आधार कार्ड से काम नहीं चला। कुल मिला के एक पुलिस वाले ने कहा कि आप कुछ लिख कर दे दीजिए। बोले हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं है। पुलिस वालों से जब कागज़ मांगा, एक सादा कागज़ की इतनी वैल्यू होती है, सादा कागज़ देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। माँ परेशान हो जाती है, समझ जाती है कि ये पुलिस वाले सुनेंगे नहीं और इसमें कोई मदद होगी नहीं। फिर वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद फिर से माँ का मन नहीं मानता और वो फिर से जंगल की तरफ जाती है और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। गाँव से कुछ दूरी की ये बात है। आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं। 12 या 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक जगह पर एक चप्पल मिल जाती है। जहाँ पर चप्पल मिलती है वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक कालबेरिया नाम की प्रजाति के कुछ लोग रहते हैं। उनके डेरे बने हुए थे। यहाँ से दूसरे साइड में अगर देखते हैं तो कोयले की लगभग 5 भट्टियाँ हैं जहाँ कोयला पकाया जाता है। अब ये चप्पल देखने के बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाने की कोशिश की। बार बार वो अपनी बेटी के लिए आवाज़ लगा रही थी, नेहा नेहा, लेकिन नेहा कहीं होती तो सुनती, लेकिन नेहा की आवाज़ ना तो नेहा के कानों तक आवाज़ पहुंच रही थी और माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है। साथ में भतीजा होता है। आखिरकार उन्होंने एक नज़र देखी। नज़र क्या देखते हैं कि 5 भट्टियां हैं जो बड़ी बड़ी भट्टियां हैं और 5 में से 4 भट्टियां तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन एक भट्टी जो है वो धधक रही थी, उसमें से आग निकल रही थी। लेकिन आग के साथ साथ कुछ अजीब तरह की दुर्गंध थी। माँ वहाँ बिल्कुल पास पहुँच जाती है। माँ को लगता है, अपने भतीजे से कहती है कि ये सब भट्टियाँ अचानक से क्यों जल रही है, क्योंकि इन दिनों में भट्टी जलती ही नहीं है, इन दिनों में तो कोयला पकता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता है, कुछ तो बात है। अब उस भट्टी में जाते हैं और उन्होंने बांस से कुछ निकालने की जैसी कोशिश कर रहे थे तो चांदी का कड़ा निकलता है और चांदी के कड़े के आधार पर पता चल जाता है कि ये चांदी का कड़ा किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी का है, जो उसके भाई ने दिया था और भाई भी उसके साथ था। आखिरकार फिर से उन्होंने उस भट्टी से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की तो हाथ निकलता है। हाथ निकलने के बाद अब पुलिस के पास तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस के पास बात इसलिए पहुंचती है, माँ जाती है दौड़ते हुए उस प्रधान के पास और प्रधान से जाकर कहती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है, आप मदद कर दीजिए। हम पुलिस से मिलके आए थे लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। रात के 2 बजे थे और प्रधान ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस थी तो पुलिस के ही काम जैसे होता है। पुलिस ने सुबह तक इस मामले की खबर नहीं ली। आखिरकार दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद पुलिस आती है। जिस तरह से अपना काम करते हैं पुलिस वाले वैसे ही आते हैं और आने के बाद पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे पूछताछ शुरू होती है, तुम्हारी बेटी का ही ये हाथ है, तुम कैसे कह सकती हो, इस तरह के सवाल थे। उन्होंने कहा कि जिस भट्टी में हाथ मिला है उसी भट्टी में एक कड़ा मिला था, चांदी का कड़ा, और वो चांदी का कड़ा मेरे भतीजे ने दिया है। आखिरकार पुलिस ने जैसे जांच पड़ताल करना शुरू किया है, इसमें फिर मामला सरकार तक पहुंचता है। अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाती है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे और फिर जाकर थाने का घेराव होना शुरू हो गया। इस तरह से लगातार मामला जब बढ़ता चला जाता है तब जाकर एसएचओ निलंबित कर दी जाते हैं और जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसको भी निलंबित कर दिया जाता है। 2 पुलिस वाले होते हैं, उनको भी उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है और इस मामले की जांच दी जाती है सर्किल ऑफिसर श्याम सुंदर बिश्नोई को। इन्होंने अपनी टीम के साथ जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, जो कालबेरिया डेरे वाले हैं, जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, बस यहीं पर एक गलती हो जाती है उन कालबेरिया डेरों वालों से। वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, भाग जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उन्होंने एकदम से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लगभग 10 लोगों का ये परिवार है, 2 4 5 डेरे हैं, ज़्यादा भी नहीं है। उनका काम है वो कोयले पकाते थे, इनमें कोयले पकाकर तैयार करके उनको बेचा करते थे। लेकिन फिलहाल ये कोयले का मौसम नहीं था, लेकिन वो वहीं रहते थे। आखिरकार पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया, अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, तो पता चलता है कि रंगलाल के 2 बेटे हैं, दोनों ही सगे बेटे हैं। एक का नाम कालू और दूसरे का नाम कान्हा है। कान्हा की उम्र 21 साल है और कालू की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। पुलिस ने उनको पकड़ा क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। जब उनसे पूछते हैं तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है, कहते हैं कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो ज़मीन की 7 पुश्तों के अंदर भी खोद कर वो असली कातिल को खोज सकती है। आखिरकार पुलिस ने अपना काम जब ईमानदारी से करना शुरू किया, तब जाकर ये कालू और कान्हा ने जो कहानी सुनाई, उसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में आता है कि ये लड़की रोज नहीं आती थी, रोज इसके पापा आते थे, लेकिन अचानक से ये लड़की जब 2 अगस्त 2023 को अपनी बकरी चराने के लिए आती है, तो जो छोटा वाला लड़का होता है, इसका नाम कान्हा होता है, कान्हा की इसको देखते ही नीयत खराब हो जाती है। लड़की वाकई वो देखने में 5.5 फुट की उसकी हाइट होती है, देखने में बहुत सुंदर होती है। उस सुंदर गोरी लड़की को देखने के बाद उसकी जब नीयत खराब होती है,
उसको वो पकड़कर उसे खींच कर जंगल की तरफ, जहाँ वीरान इलाका होता है, वहाँ की तरफ लेके जा रहा था। अचानक ही उसका बड़ा भाई कालू आ जाता है। कालू ने उसको देखा तो कालू की भी नीयत खराब हो जाती है। उसने अपने छोटे भाई को डांटा और उस लड़की को ले जाने के बाद पहले 2 बार उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद फिर छोटे भाई कान्हा ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार तो कर देते हैं, लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रोते रोते कह रही थी कि ये सारी बातें मैं अपने माँ बाप को जाकर बताऊंगी, गांव में जाकर बताऊंगी, फिर हम तुम्हें देखेंगे। जब इस तरह की बात थी, अब उस लड़की को लगने लगा कि ये इसे छोड़ेंगे नहीं और उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे वीरान जंगल की तरफ लेके जा रहे थे। उसके तन पर अब आधे कपड़े हैं, आधे कपड़े उसके फट चुके थे, लेकिन इसी बीच में जब चीख रही थी उसने चीखना बंद नहीं किया। तभी उनमें से एक भाई ने उसको बहुत तेजी के साथ सर में लठ मार देता है। लाठी जैसी लगती है, लड़की एकदम बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसकी चीखने की आवाज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों भाई इतना डर जाते हैं, इतना सहम जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तब इन दोनों ने उसको पकड़ा, खींचते हुए उस भट्टी की तरफ लेके जाते हैं। भट्टी में ले जाने के बाद उस लड़की की लाश को डाल देते हैं, जबकि वो जिंदा थी, मरी नहीं थी। उन्हें वो लाश लग रही थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और सांसें चल रही थी। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर डाला, कोयला डाला, लकड़ी डाली और उसमें काला तेल डालकर आग लगा देते हैं और भट्टी जैसे कि तैयार करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक भट्टी को वैसे ही इन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद यहाँ से आराम से चले जाते हैं और जाने के बाद लगभग रात के 11 बजे के आसपास फिर से आते हैं। उस भट्टी को खोला जाता है और देखते हैं कि लगभग वो लड़की जल चुकी थी, लेकिन जली होने के बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा था कि ये जली नहीं है और जितना उनके पास कोयला था, जितना उनके पास ईंधन था, उससे शायद वो जलेगी नहीं। उन्होंने उस लड़की की लाश को बाहर निकाला और निकालने के बाद उसको फावड़े से उसने लगभग 20 टुकड़े उसके कर देते हैं। 20 टुकड़े करते हैं और सीमेंट के कट्टे में उन टुकड़ों को भर देते हैं और भरने के बाद यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नहर पड़ती है। उस नहर के पास ले जाकर उन्हें जाकर छुपा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस भट्टी के अंदर अभी एक हाथ बाकी है, इस भट्टी के अंदर एक कड़ा बाकी है जो इस कातिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को फिर गंभीरता से लिया। उसमें फिर लोगों से पूछताछ करने के बाद जो भी सामने बातें आती हैं, एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया और जोड़ने के बाद आखिरकार पता चलता है कि जब इन्होंने उस लड़की की लाश को जो बाकी हिस्सा था उसे 20 टुकड़ों में बांटा गया था, काटा गया था, उसको जो तोला गया था, कुल 6 किलो 600 ग्राम उसके अंदर वजन बचता है। और उन्हें लग रहा था कि शायद ये अभी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने दोनों भाइयों ने पुलिस के निशानदेही के आधार पर उस बाकी के टुकड़ों को भी पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में जाने के बाद आखिरकार 9 महीने तक मामला कोर्ट में चलता है और 9 महीने के बाद 18 मई 2024 को भीलवाड़ा की पोक्सो एक्ट अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए और जो भी सबूत मिलते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर इन्हें फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया था। लेकिन पुलिस ने 9 इसमें लोगों को शामिल किया था। बाकी 7 जो थे उसमें सबूत मिटाने में और इनका साथ देने में जो घर के परिवार के सदस्य थे, लेकिन वो कोर्ट में वकील साबित नहीं कर पाया कि 7 लोगों की भूमिका थी। भूमिका इन 2 सगे भाइयों की पाई जाती है और इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट में अपील की है और उन्होंने शुरुआत में जो पुलिस की जांच में आता है वहां तो ये स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में अदालत के सामने कह देते हैं कि पुलिस ने हमें मार मार कर ये सब कुछ कहलवाया है। लेकिन साइंटिफिक जो भी सबूत हासिल हुए थे और उसके बाद वकील की जिरहती सबूतों के आधार पर इन पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते रायबरेली के दुर्गेश पासी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नितिन चौधरी, नीशू चौधरी, उमेश मेहरा, खुशी कुमारी, रुचि सेन, मुजफ्फर पठान, राहुल मीणा, अखिलेश कुमार, मोहम्मद आकिल, संजय यादव, रिहान खान, विकास जायसवाल, जावेद खान, वंदना वर्मा, सुरेश कुमार, स्वराज राठौर, मिंटू चौहान, यूनुस खान, अशोक गुजर, पिंकी शाह, सुधा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।